हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सूडान में फंसे अपने भारतीयों को निकालने के लिए सऊदी अरब पहुंचा भारतीय वायु सेना के 2 विमान। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे। स्टैंड बाय पर रखा गया इन दोनों विमानों को, जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वहां से डायरेक्ट सूडान पहुंचेगी भारतीय वायु सेना का विमान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय जवानों पर आतंकवादी द्वारा हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी दे दिया करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों सबसे पहले कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, उसके बाद बीजेपी ने जैसे घेरा और करारा जवाब दिया है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। और क्या पाकिस्तान में आएगा सैन्य शासन, सारी जानकारी बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व में बेहतर और नंबर 1 सेना है और उसका शौर्य, बल, क्षमता, पराक्रम सबसे बेहतर है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सूडान में फंसे अपने भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में भारतीय सेना का विमान पहुंचा सऊदी अरब के जेद्दा एयरपोर्ट पर, जहां पर बिल्कुल तैयार खड़ा है हमारा विमान और किसी भी समय किसी भी वक्त सूडान की तरफ जा सकता है। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर, भारत सरकार ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की सभी तैयारियां कर ली हैं। 2 दिन पहले सूडान की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसके बाद अधिकारी नागरिकों को वापस लाने की प्लानिंग में जुट गए। अधिकारियों ने बताया कि हम सूडान की पल पल बदलती स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारत सरकार सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए कई देशों के संपर्क में है। ये देश खुद भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत सरकार ने बताया कि सूडान के अधिकारियों के अलावा सरकार सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के संपर्क में भी है। भारत सरकार नागरिकों को सूडान से निकालने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के 2 C-130J विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है और इनकी तैनाती सऊदी अरबिया के जेद्दा एयरपोर्ट पर कर दी गई है। और इतना ही नहीं, INS सुमेधा भी सूडान के पोर्ट पर पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हम हमारे दूतावास के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार ने योजनाएं बना ली हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में हिंसा के बाद एयरपोर्ट और बड़ी संख्या में विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में सरकार सड़क मार्ग का इस्तेमाल करके भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने की प्लानिंग में जुटी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि सूडान की ताजा स्थिति क्या है, अभी क्या चल रहा है इस वक्त वहां। तो आपको बता दें, अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रात भर हिंसा थमी रही, लेकिन सुबह होते ही फिर गोलाबारी, बमबारी शुरू हो गई और सबसे ज्यादा हिंसा राजधानी खार्तूम में हो रही है। ताजा हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई किलोमीटर दूर से काले धुएं के गुब्बारों को देखा जा सकता है। ओम डूर मैन शहर में रहने वाले लोगों ने भी वहां फायरिंग और हवाई हमलों की जानकारी दी है। यूएन के मुताबिक सूडान में पिछले 9 दिनों के अंदर हिंसा से 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 3,500 से ज्यादा लोग घायल है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, सूडान से अपने लोगों को निकालने में लगे देश मिस्र के राजनयिक को गोली लग गई। जी हाँ, मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद अबू जैद ने ज्यादा जानकारी दिए बिना बताया है कि रविवार को सूडान में मिस्र के एक राजनयिक की गोली लगने से घायल हो गए। हताहतों की संख्या पर नजर रखने वाले सूडान डॉक्टर सिंडिकेट के अनुसार लड़ाई के बीच कई घायल फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सूडान की जो स्थिति है वो ऐसी है कि सड़कों पर शव पड़े हुए हैं और लोग पैदल ही उस शहर को छोड़ करके निकलते जा रहे हैं, सर पर बोरिया बिस्तर लेकर। अब ऐसे में किसी भी कीमत पर हमारे सारे भारतीय नागरिकों को वहां से भारत सरकार अवश्य निकालेगी, क्योंकि वहां की स्थिति बड़ी ही खराब होती जा रही है। भारतीय वायुसेना के विमान दोनों के दोनों स्टैंड बाय पर है, यानी कि एकदम तैयार खड़े हैं, बस ऑर्डर का इंतजार और ऑर्डर आते ही सूडान पहुंच सकती है भारतीय वायुसेना का ये विमान। बहरहाल दोस्तों, सूडान में फंसे उन भारतीयों को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत से, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पुंछ आतंकवादी हमले पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा यह अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को कहा कि पुंछ जिले में हुए आतंकवादी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष
फारूक अब्दुल्ला का बयान अस्वीकार्य है। अब्दुल्ला ने पुंछ में हाल में हुए आतंकवादी हमले के दोषियों के खिलाफ अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों से निर्दोष लोगों को परेशान न करने की अपील की थी। भाजपा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी अस्वीकार्य है क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने यह भी कहा कि लोगों को नैका नेतृत्व के नापाक मंसूबों को भी समझना चाहिए जो समुदायों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अब्दुल्ला ने जांच एजेंसियां पर पुंछ आतंकवादी हमले की जांच के नाम पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्हें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए जांच में शामिल होने के लिए कहना चाहिए। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को पुंछ में आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन पर किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने यानी सुरक्षा जांच एजेंसियों ने पुंछ में अभियान शुरू कर दिया है। उन्हें निर्दोष लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उन्हें निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गलत है और इससे बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों भाजपा ने तगड़े तरीके से फारूक अब्दुल्ला को घेरा है क्योंकि हमारे 5 जवानों ने इसमें अपनी जिंदगियां खोई हैं और ऐसे में भारत सरकार का जांच करना तो बनता ही है। और इस पर फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान देना क्या वाकई में शोभा देता है? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग, और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे फारूक अब्दुल्ला को इस कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जरूर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन के साथ कमांडर लेवल की 18वीं मीटिंग LAC पर भारत का रुख हुआ स्पष्ट। कहा ड्रैगन शांति के लिए तैयार नहीं। जी हाँ, भारत चीन के बीच पिछले 3 साल से जारी मिलिट्री स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए दोनों देशों के मिलिट्री अधिकारियों ने रविवार को 18वीं मीटिंग की है। ये मीटिंग कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच हुई है। दोनों देशों के सेना के अधिकारियों के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारत की ओर से फायर फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली ने मीटिंग में बात रखी, तो वहीं इसी रैंक पर चीन की सेना के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। 5 महीने के गैप के बाद दोनों देशों के बीच ये मीटिंग की जा रही है। इससे पहले कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग दोनों देशों के बीच पिछले साल दिसंबर में हुई। अब ऐसे में भारत ने क्लियर कह दिया है कि ड्रैगन शांति के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या पाकिस्तान में फिर आएगा सैन्य शासन? पूर्व PM अब्बासी ने आर्थिक और राजनीतिक संकट पर दे दिया ये बयान। बता दें पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के ताजा बयान ने हलचल मचा दी है, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने देश में एक बार फिर सैन्य सत्ता स्थापित होने की संभावना जताई है। पाकिस्तान के टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक संकट बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि अगर हालात जल्द नहीं सही हुए तो देश में वापस सैन्य शासन स्थापित हो सकता है। इस दौरान उन्होंने सभी हितधारकों से आगे का रास्ता निकालने के लिए बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर देश में सिस्टम फेल हो जाता है या जब संस्थानों के बीच संघर्ष होता है और राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ने में असमर्थ होता है तो मार्शल लॉ हमेशा एक संभावना बन जाता है। पहले भी पाकिस्तान में इसी तरह के हालातों में कई बार लंबे समय तक मार्शल लॉ लगा हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया ने उनके हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने इससे पहले कभी भी इतनी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति नहीं देखी है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है इनके जवाब के बाद कि क्या पाकिस्तान में फिर सैन्य शासन लगेगा? इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर बता दे पाकिस्तान से, जहां चुनाव आयोग के पास पैसा नहीं, इलेक्शन की तारीख भी तय नहीं, मगर इमरान खान आज से शुरू करेंगे कैंपेन। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी ने आज से यानी सोमवार से आधिकारिक रूप से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि अभी तक पंजाब प्रांत में चुनाव की तारीखों की घोषणा तक नहीं हुई है। PTI के महासचिव असद उमर ने रविवार को जियो न्यूज से कहा है कि PTI आज से आधिकारिक रूप से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेगी। असद ने कहा कि सरकार इस चुनाव के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस हफ्ते की शुरुआत में PTI ने चुनाव के लिए 297 उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया था। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन खेलना चाह रहा सीक्रेट खेल भारत ने शुरू कर दी पैनी निगरानी। बता दे चालबाज
चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर सीक्रेट गेम खेलने की पूरी तैयारी कर चुका है, मगर भारत को उसकी हरकतों का पता चल गया है। लिहाजा भारतीय सेना चीन पर पैनी निगरानी रख रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत में प्रवेश से पहले चीनी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर ड्रैगन 60,000 मेगावाट क्षमता की पन बिजली परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है और इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के कारण भारतीय हित प्रभावित न हो, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से जागरूक है। शेखावत ने कहा कि चीन पहले लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि इस तरह की कोई बांध परियोजना है, लेकिन गत 2 वर्ष पहले वहां की सरकारी कंपनियां पावर चाइना ने और बाद में वहां की सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पहले पावर चाइना ने और बाद में वहां की सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर भारत में प्रवेश करती है उससे पहले ऊपरी इलाके में कई तरह के ढांचे खड़े करके 60,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। शेखावत ने कहा भारत सरकार निरंतर इस विषय पर पैनी नजर गड़ाए हुए और भारत के हितों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हर संभव कदम उठाने के लिए जागरूक भी है और आगे काम भी करेंगे, क्योंकि भारत को पता है कि चीन अब किसी भी कीमत पर भरोसे के लायक बचा ही नहीं। बहरहाल चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा भारत दौरे से पहले करना होगा अच्छा खासा होमवर्क। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अगले महीने भारत की अपनी बहुप्रचारित यात्रा से पहले विस्तृत तैयारियों में जुटे हैं। उनका कहना है कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें ठीक से होमवर्क करने की आवश्यकता है। प्रचंड के भारत दौरे की आधिकारिक तिथि अभी घोषित होनी है। प्रधानमंत्री के एक सहयोगी ने बताया कि प्रचंड मई के पहले या दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली जा सकते हैं। दिसंबर में पीएम पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा होगी। भारतीय नेताओं के साथ वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति एवं हवाई सेवा पर बातचीत उनकी प्राथमिकता होगी। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां चीन हम पर 2027 में करेगा हमला। जी हां, धमकियां मिलने पर बोले ताइवान के विदेश मंत्री और बताया कैसे निपटा जाएगा उससे। जी हां, चीन से लगातार मिल रही धमकियों के बीच ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन 2027 तक हम पर हमला कर सकता है। विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे चीनी सैन्य खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि 2027 वो साल होगा जब हम पर हमला हो सकता है। चीन के हमले से बचने के सवाल पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने अमेरिका का जिक्र किया। जोसेफ वू ने कहा कि ताइवान को उन्हीं के जैसी विचारधारा वाले देश ही चीन के हमले से बचा पाएंगे। यहाँ अपने जैसी विचारधारा से उनका मतलब अमेरिका जैसे ताकतवर व लोकतांत्रिक देश से था। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों से उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के संसाधन मिल रहे हैं। ताइवान के विदेश मंत्री का यह बयान आने से पहले चीनी सरकार ने कहा था कि ताइवान चीन का है। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग ने शुक्रवार को कहा था कि जो ताइवान के मामले में आग से खेल रहे हैं वो खुद ही जला लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने ताइवान पर दे दिया ऐसा बयान कि भड़क गया चाइना, राजदूत को किया तलब। बता दें, चीन और दक्षिण कोरिया ने ताइवान को लेकर एक दूसरे के राजनयिकों को तलब कर विरोध जताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने रविवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की ताइवान पर की गई टिप्पणी के जवाब में राजदूत को तलब किया है। बता दें कि एक इंटरव्यू में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने कहा कि ताइवान के आसपास तनाव बढ़ने का कारण ताकत के जरिए यथास्थिति को बदलना है। उन्होंने इस तरह से बदलाव का विरोध किया। यून ने कहा कि ताइवान का मुद्दा केवल चीन और ताइवान के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया के विषय की तरह ये एक वैश्विक मुद्दा है। इस बयान को लेकर चीन बिफरा हुआ है और चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि यून का ये बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बहरहाल दोस्तों, ताइवान वाले मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के राजदूत ने ब्रिटेन में दिया ऐसा बयान, कहा व्लादिमीर पुतिन मर जाते तो खुशी होती। बता दें, व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा ही जहरीला बयान दिया गया है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्ताइको ने कहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मास्टर जीनियस नहीं है, बल्कि वो एक भ्रष्ट और जटिल रूसी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला इंसान है। न्यूज वीक के मुताबिक वादिम ने कहा कि पुतिन ज्यादा उग्र हो गए हैं क्योंकि रशिया में कुछ पावर ग्रुप्स अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो बैठा है वो एक मास्टर जीनियस है। टुकड़ों को कहां ले जाना है उसकी योजना बना रहा है और रशियों को खींच रहा है। प्रणाली बेहद जटिल हो चुकी है। रशिया के लोगों के अपने हित हैं, उनके अपने कोर ग्रुप हैं, पुतिन के दोस्त भी है और उनके दुश्मन भी है। वो पहचानते
जानते हैं कि अल्फा अभी भी है लेकिन वो कमजोर हो रहा है। जाहिर है वो जितना कमजोर होगा उतना ही फ्रांटिक एक्शन होंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि क्या पुतिन के मरने पर हम खुश होंगे? जाहिर सी बात है होंगे। कोई किसी इंसान की मौत की कामना नहीं करता लेकिन हम इस शख्स के लिए करते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कितनी ज्यादा भड़ास है यूक्रेन के मन में रशिया को लेकर, जो इस प्रकार के पुतिन को लेकर बयान दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत द्वारा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर भूटान ने दे दी जबरदस्त प्रतिक्रिया। जी हां, भूटान के गृह मंत्री उगयेन दोरजी ने नई दिल्ली में पहली बार 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भूटान के गृह मामलों के मंत्री उगयेन दोरजी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जो दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक सामान्य मंच के रूप में काम करने वाला बौद्ध छत्र निकाय होता है, उसके द्वारा आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाना ही उचित है। दोरजी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करुणा, शांति, सद्भाव और अन्योन्याश्रितता के बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन, युद्ध और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब पाकिस्तानी प्रोफेसर ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा काश ऐसा पाकिस्तान में होता। बता दें, भारत के विकास को देखकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आए दिन भारत की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन अब एक पाकिस्तानी प्रोफेसर MS रजा ने भारत के एक एयरपोर्ट को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक तस्वीर को ट्वीट करके लिखा है कि ये लद्दाख का लेह एयरपोर्ट है। उन्होंने आगे बताया कि लेह एयरपोर्ट पर लग रहे साइन बोर्ड पर स्थानीय भाषा में भी जानकारियां दी गई है, लिखी हुई है। पाकिस्तान में इस तरह की जानकारी वहां की स्थानीय भाषा में नहीं दी जाती है। उन्होंने इस साइन बोर्ड को पाकिस्तान के क्षेत्रीय अलगाववाद से जोड़ा। रजा नेशनल इक्वालिटी पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख के चेयरमैन भी हैं। प्रोफेसर MS रजा ने ट्वीट में लिखा है कि ये लद्दाख का लेह एयरपोर्ट है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों उनका ये ट्वीट, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये लद्दाख का लेह एयरपोर्ट है। क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर में क्या खास है? स्थानीय भाषा। जी हाँ, स्थानीय भाषा इस हवाई अड्डे के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। पहचान और मान्यता का यही अर्थ है। हमें गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कहीं भी किसी भी बोर्ड पर एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ मिला। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमारी पहचान, संस्कृति और मान्यता से जुड़ी हर चीज नष्ट हो रही है और पंजाबी पहचान और संस्कृति हावी हो रही है। और उन्होंने रीजन भी बताया कि यही कारण है कि भारत हर किसी को कनेक्ट कर ले रहा है और आगे लगातार बढ़ रहा है, और एक हमारा पाकिस्तान है जो लगातार गर्त में जा रहा है और अपनी ही संस्कृति को बिसर रहा है, भूल रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां रशिया जर्मनी में बढ़ती जा रही तकरार। अब मॉस्को ने 20 जर्मन राजनयिकों को निकाल करके किया पलटवार। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और जर्मनी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बर्लिन स्थित रूसी दूतावास के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हटाने के बाद अब रशिया ने शनिवार को देश से 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। बदले की कार्रवाई करते हुए मॉस्को ने बर्लिन पर संबंधों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने शनिवार को रूसी सरकारी टेलीविजन ज़वेदा को ये जानकारी दी है कि 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को मॉस्को छोड़ना होगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें दोस्तों, जहां दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के PM मार्क फिलिप्स से मिले विदेश मंत्री जयशंकर जी। ऊर्जा से लेकर रक्षा पर की चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स से मुलाकात की और इस दक्षिणी अमेरिकी देश की विकास यात्रा में भारत के साझेदार बनने का निश्चय व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने शनिवार को हुई इस बैठक में ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि उन्हें यहाँ प्रधानमंत्री फिलिप्स और अन्य नेताओं से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमने ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और तैयारी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। भारत गुयाना की विकास की यात्रा में उसका साझेदार बनेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत। उदय ने तोड़ा दम, अब बचे इतने। बता दें, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विदेश से लाए गए एक और चीते की मौत हो गई है। जिस चीते की इस बार मौत हुई है उसका नाम उदय है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। बता दें कि कूनो में चीतों की यह दूसरी मौत है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 बचे हुए हैं। बता दें कि अप्रैल महीने में क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद अफ्रीकी चीतों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया था। साउथ
साउथ अफ्रीका से बीते 18 फरवरी को कुनो लाए गए 12 चीतों में से 3 नर चीतों को 17 अप्रैल को क्वारंटाइन बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया था। वहीं 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को शेष 9 चीतों को भी कुनो के बाड़े में रिलीज कर दिया गया था। यानी कि अब कुल 20 चीतों में से 18 चीते बचे हुए हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 अप्रैल को करेंगे देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन। जी हां, सही सुना आपने। आम लोगों ने दिल्ली, कोलकाता या अन्य शहरों में मेट्रो की सवारी भरपूर की होगी। अब केरल में भी मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन ये मेट्रो अन्य राज्यों की मेट्रो की सेवा से बहुत अलग होगी। केरल के कोच्चि वाटर मेट्रो पानी के अंदर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली ऐसी मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जी 25 अप्रैल को भारत की पहली वाटर मेट्रो राष्ट्र को, देश को समर्पित करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां G20 समिट के दौरान अतीक अहमद ने रची थी उमेश पाल की हत्या की साजिश। पहले 3 प्लान हो चुके थे फेल। जी हाँ, 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद काफी पहले से रच रहा था। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक अहमद ने 3 बार साजिश रची थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। G20 समिट के दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। बीते 10 से 12 फरवरी के दौरान इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हत्या करना चाहते थे ताकि भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो। उमेश पाल हत्याकांड के लिए अरशद, कटरा, नियाज, गुड्डू, मुस्लिम ये सब अतीक के चकिया के घर रुके थे। कुछ शूटरों ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद पहली साजिश नाकाम हो गई। दूसरा प्लान प्रयागराज कचहरी के बाहर ही अतीक की हत्या करने का था, जो फेल हो गया। तीसरा प्लान प्रयागराज के चौराहे पर हत्या का था, वो भी फेल हुआ। जी हाँ, बाद में घर से कुछ दूरी पर हत्या का प्लान बनाया गया और अंजाम दिया गया। दरअसल उमेश पाल की हत्या के जरिए अतीक अहमद यूपी में फिर से अपने नाम की दहशत फैलाना चाहता था। बात करते हैं अगली खबर की, जहां 20 दिन में गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार, जारी हो चुका डेथ वारंट। जी हाँ दोस्तों, संजय रावत के बयान से मच गई खलबली, ऐसा उनका बयान। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनने के बाद से उद्धव ठाकरे गुट लगातार उन पर हमलावर है। शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले विधायक, फिर सत्ता और आखिर में शिवसेना पार्टी भी चली गई। तभी से उद्धव ठाकरे गुट के नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब इस कड़ी में संजय रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शिंदे फडणवीस की सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। रावत ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। मैंने पहले ही कहा था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण इस सरकार की लाइफलाइन बढ़ा दी गई। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। बहरहाल संजय रावत के इस बयान ने पूरे महाराष्ट्र महकमे में खलबली मचा दी है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, सुरक्षा में तैनात होंगे 2060 पुलिसकर्मी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई। पीएम मोदी के दौरे से पहले आत्मघाती बम हमले की धमकी वाली चिट्ठी केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास आई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के सेतु रमन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कोच्चि दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2060 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके तहत दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक कंट्रोल भी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।